आपको बताया था कि मिडिल ईस्ट का आसमान लाल होने वाला है और उसके चंद घंटे बाद ही ईद से पहले ईरान ने मिडिल ईस्ट में कयामत ला दी। अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने कतर के रास लफान के गैस ठिकाने पर हमला किया और इसकी आग की लपटों में पूरी दुनिया जल उठी। तबाही का आलम यह है कि अब पूरी दुनिया में गैस संकट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। वहीं हमले की तस्वीर भी सामने आई, जहां एक तरफ धुएं का गुबार दिखा, जबकि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से रास लफान के ठिकानों पर हमले किए गए, जिसके बाद धुएं का गुबार नजर आया। हमला इतना खतरनाक कि देखते ही देखते पूरे प्लांट में आग की लपटें फैल गई। हमले के बाद इलाके में भी अफरा तफरी मच गई। कई लोग हमले के बाद वहां से भागते नजर आए। वहीं 13 मार्च को इससे पहले ओमान में तेल डिपो पर हमला और अब कतर के ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के धड़कते हुए दिल पर चोट। कयामत की शुरुआत जो ओमान हमले से शुरू हुई, अब कतर में हमले के साथ इसे पूरी दुनिया में ला दी गई है। इस हमले की वजह से अब पूरी दुनिया में तेल गैस की कीमतों पर उछाल होने वाला है। इस वजह से महंगाई की मार भी पड़ने वाली है। हमले के बाद अब गैस प्रोसेसिंग जैसे जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए किसी भी डैमेज को पूरी तरह ठीक करने में महीनों का समय लग सकता है। रास लफान पर हमले ने पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है। रास लफान केवल एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला एक अहम केंद्र भी माना जाता है। इसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वैश्विक बाजार में आने वाली कुल एनर्जी यानी कुल ऊर्जा में से करीब 30% रास लफान से ही आती है। साल 2025 में रास लफान से 81 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी का उत्पाद हुआ। कतर की रास लफान से सालाना कमाई करीब 5 से 8 लाख करोड़ की होती है। सबसे ज्यादा एशिया देश प्रभावित हो रहे हैं इससे। ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश। रास लफान से भारत कुल एलएनजी का 40 से 50% आयात करता है और इस हमले से दुनिया में क्या असर होगा ये भी आपको जानना चाहिए। गैस की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है और आ ही चुका है। गैस की सप्लाई शॉर्टेज और मार्केट टर्बुलेंस हो सकती है। वहीं कीमतें बढ़ने से इकोनॉमिक स्लोडाउन का भी खतरा है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी पर दबाव पड़ेगा। रास लफान को कतर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। यहां करीब 1.25 लाख के करीब लोग काम करते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। इस लड़ाई में अटैक तो कई हुए, लेकिन बुधवार को इजराइल और ईरान ने जो हमले किए उसका असर अब पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है और शायद यही कारण है कि इस हमले के बाद ट्रंप डरे डरे से दिखाई दे रहे हैं और इसके लिए नेतन्याहू को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस हमले के बाद उनका चेतावनी वाला अंदाज भी कुछ बदला बदला सा दिख रहा है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्लांट आग में जल रहा है। एलएनजी प्लांट धुआं हो रखा है। तेल और गैस में भयंकर आग लगी है। अब तक जो युद्ध बम, मिसाइलों और फाइटर जेट तक सीमित था, वो अब तेल, गैस और एनर्जी पर आ गई है और इसकी शुरुआत हुई इजराइल के एक बड़े हमले से। इस जगह का नाम है साउथ पार्स गैस फील्ड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड है। इस हमले का दुनिया पर बहुत बड़ा और गहरा असर होने वाला है, जो शुरू भी हो चुका है। इसका सीधा असर ये हुआ कि ग्लोबल ऑयल $110 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। एलएनजी सप्लाई प्रभावित हो रही है। बताया जा रहा है कि इस हमले के बाद ट्रंप नेतन्याहू से नाराज हैं। ट्रंप ने लिखा कि इजराइल ने जो हमला किया उसके बारे में अमेरिका को कुछ नहीं पता था और गुस्से में आकर इजराइल ने अकेले साउथ पार्स को निशाना बनाया। यानी ट्रंप ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका से पूछे और बताए बिना ही नेतन्याहू ने हमला कर दिया। ट्रंप भी जानते हैं कि हमला किस तरह उन्हें और इजराइल को पूरी दुनिया की नजरों में विलन बना सकता है। यही वजह है कि उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि अब इजराइल साउथ पोर्ट्स पर और कोई हमला नहीं करेगा। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अगर हमला हुआ तो वो छोड़ेंगे भी नहीं। ईरान के मुताबिक इजराइल और अमेरिका ने उसके सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स और असालुये के तेल ठिकानों पर भीषण हमला बोला है। इस हमले से ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मच गया है और कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। शेयर बाजार भी धड़ाम से गिरा है। ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह अब तक का सबसे बड़ा प्रहार माना जा रहा है। आइए जानते हैं कि ये साउथ पार्स आखिर इतना अहम क्यों माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्लांट यही है। ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है साउथ पार्स। ईरान में नेचुरल गैस प्रोडक्शन की सबसे बड़ी यूनिट यहीं मौजूद है। ईरान का लगभग 65 से 70% तक उत्पादन यहीं होता है। तुर्की और इराक को पाइपलाइन से सप्लाई भी यहीं से ईरान करता है। ईरान की 80% सरकारी रेवेन्यू एनर्जी से आती है। युद्ध के दौरान ईरान लगातार अपना उत्पादन बढ़ा रहा था। यानी यह हमला सिर्फ ईरान की अर्थव्यवस्था पर हमला नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एनर्जी की जरूरत तो सबको है। जिस दोस्ती और जिस जुगलबंदी ने मिलकर ईरान पर हमला किया, अब उनके बीच में दरार की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की, क्योंकि पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ वो यही बयान कर रहा है कि इन दोनों के बीच सब ठीक नहीं है।
क्योंकि अब तक युद्ध में फायदा और नुकसान दोनों में अमेरिका और इजराइल साथ साथ थे, लेकिन अब जब एक हमले को लेकर नेतन्याहू की बड़ी आलोचना की जा रही है, ऐसे में ट्रंप ने अपनी जिम्मेदारी से दूरी बना ली। इस हमले के बाद 4 वजह सामने आई है, जिससे पता चल रहा है कि ट्रंप पूरी दुनिया के सामने विलन नहीं बनना चाहते। दरार की पहली वजह है ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर अटैक, जिससे अमेरिका ने अपना पल्ला झाड़ लिया और कहा कि हमले का उसे पता नहीं। दरार की दूसरी वजह है नेतन्याहू ने गैस फील्ड पर गुस्से में अटैक किया, तो इस पर अमेरिका ने साफ कर दिया कि इस हमले में उसका हाथ नहीं है। दरार की तीसरी और सबसे अहम वजह यह है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को सख्त संदेश दिया है कि वो अब साउथ पार्स पर हमला नहीं करेगा। दरार की चौथी वजह है इस युद्ध में तेल गैस प्लांट पर अटैक का प्लान नहीं था, लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप की बात नहीं सुनी, रिफाइनरी और तेल डिपो को निशाना बनाया। तो क्या अब जो मतभेद ट्रंप और नेतन्याहू में दिख रहे हैं, इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा? क्या इस दरार से युद्ध का रुख अगली खबर का रुख करेंगे। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच तनाव और बढ़ गया है, क्योंकि गैस फैसिलिटी पर हमले के बाद ईरान ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। ईरान ने कतर के रास लफान गैस प्लांट पर हमला करने के बाद मिडिल ईस्ट के देशों में तबाही मचाने की खुली धमकी दे दी है। बदले की आग में धधक रहा ईरान अब मिडिल ईस्ट में तबाही का नया चैप्टर शुरू करने जा रहा है, क्योंकि अब उसके रडार पर सऊदी अरब, यूएई और कतर है। और ये विध्वंसक कदम ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले का जवाब होगा। ईरान ने जिन जगहों को टारगेट करने की बात कही है, वो दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मायने रखते हैं। इसमें सऊदी अरब की समरेफ रिफाइनरी और अल जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स शामिल है। इसके अलावा यूएई का अल होसन गैस फील्ड और कतर की मिसाइद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी ईरान के रडार पर है। ईरान ने धमकी दी है कि आने वाले कुछ घंटों में यहाँ तबाही का मंजर देखने को मिलेगा, इसलिए IRGC ने इन जगहों से लोगों को दूर जाने को कहा है। ऑयल फील्ड पर हमले से बौखलाए ईरान ने गल्फ देशों की तेल रिफाइनरीज पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। कतर के बाद अब ईरान ने कुवैत में तेल रिफाइनरी को टारगेट किया है। कुवैत की 2 रिफाइनरीज पर हवाई हमले किए गए हैं। ईरान ने कुवैत की एक नहीं 2 बड़ी तेल रिफाइनरी को टारगेट कर हमला किया है। पहला हमला अल अहमदी रिफाइनरी पर हुआ। दूसरे हमले में मीना अब्दुल रिफाइनरी में आग लग गई। कुवैत की रिफाइनरी अल अहमदी रिफाइनरी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक है, जिसकी क्षमता लगभग 7,30,000 बैरल प्रतिदिन की है। वहीं दूसरा हमला मीना अब्दुल्लाह रिफाइनरी पर हुआ। हमले में वहां ऑपरेशनल यूनिट को ड्रोन ने टारगेट किया, जो लगभग 4.5 लाख बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन करती है। बदले की आग में दहक रहा ईरान अब मिडिल ईस्ट की तेल रिफाइनरी को धुआं कर रहा है। वहीं सऊदी के यानबू में तेल की दिग्गज कंपनी सऊदी अरामको की समरेफ रिफाइनरी पर भी ईरान ने हवाई हमला किया है। मिडिल ईस्ट में युद्ध की आहट अब अमेरिका तक पहुंच गई है, क्योंकि युद्ध के बीच पहली बार अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में ड्रोन देखे गए, जिसके बारे में अमेरिकी प्रशासन को पता नहीं है कि ये ड्रोन आखिर आए कहां से और किसने भेजे। संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद पूरे अमेरिका में अलर्ट जारी हो गया है, क्योंकि इसी इलाके में अमेरिकन आर्मी का बेस है। इसी इलाके में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का घर है, जिसकी वजह से ये इलाका सिक्योरिटी के लिहाज से काफी सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध के दौरान ईरान अमेरिका इजरायल को लगातार धमकियां दे रहा है। और इसी दौरान ड्रोन दिखने के बाद अमेरिकी प्रशासन में खलबली मच गई है। कुछ हफ्तों पहले ही FBI ने ईरान की तरफ से ड्रोन हमलों को लेकर चेतावनी दी थी, जिसके कुछ दिनों बाद ही वॉशिंगटन डीसी में ड्रोन दिखे। अब एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि ड्रोन कहां से आया। घटना के बाद पूरे अमेरिका में सिक्योरिटी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मार्को रूबियो और पीट हेग्सेथ की लोकेशन बदल दी गई है। व्हाइट हाउस में हाई लेवल बैठक बुलाई गई। खतरे को देखते हुए दुनिया भर के अमेरिकी दूतावासों के लिए सिक्योरिटी जारी की गई। वॉशिंगटन में ड्रोन दिखने के बाद इसका ईरान कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, लेकिन अब तक न तो ईरान ने और न ही अमेरिका ने ड्रोन को लेकर कोई बयान जारी किया है। ईरान से युद्ध के 20 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, या यूं कहिए कि गलत बयानी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ईरान पर हमले के पीछे ट्रंप का दावा था कि 2025 के बाद भी ईरान परमाणु बम तैयार कर रहा था, लेकिन अब जो सच्चाई सामने आई है उसने ट्रंप की एक तरीके से बात को झूठ साबित कर दिया है। तो क्या ट्रंप ऐसे दावों से दुनिया को धोखा दे रहे हैं? क्या 2025 में अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की कोई कोशिश नहीं की? दरअसल अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद ईरान की एटमी ताकत को तबाह बताया था। इसके बाद ईरान ने अपनी परमाणु संवर्धन क्षमता को दोबारा बनाने की कोई कोशिश नहीं की थी। अभी तक युद्ध में अमेरिका ने समुद्र में जंगी जहाज, आसमान में फाइटर जेट्स और मिसाइलें उतारे हैं, लेकिन ट्रंप ने ईरान पर सर्जिकल स्ट्राइक का अब प्लान बना लिया है, ऐसा पता लग रहा है। यानी अब वो जमीन पर जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या मिडिल ईस्ट में अब फाइनल वॉर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के सबसे अहम इलाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर सैनिक उतारने का प्लान बनाया है।
यानी जहां से दुनिया का तेल गुजरता है वहीं से उठ सकती है तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी। अमेरिका के हजारों सैनिक अलर्ट पर हैं, बस ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार। एक सिग्नल मिला और शुरू हो सकता है जमीन पर सबसे खतरनाक युद्ध। ट्रंप मिडिल ईस्ट में अपने ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए हजारों अमेरिकी सैनिकों को तैनात करने पर विचार कर रहे हैं। ये सैनिक कई तरह के सैन्य लक्ष्यों में मदद करते हैं, जिनमें सबसे मुख्य एक अहम हॉर्मुज़ स्ट्रेट से तेल टैंकरों की आवाजाही सुनिश्चित करना है। अगर अमेरिका ने ईरान की जमीन पर कदम रखा तो ये जंग कितनी भयानक होगी, इसका ट्रेलर ईरानी सेना ने वीडियो जारी करके दे दिया है। IRGC ने वीडियो से अमेरिका को चेतावनी दी है। फारस की खाड़ी के द्वीपों के रक्षक पूरी तरह से तैयार हैं और किसी भी दुश्मन ने हमला करने की हिम्मत की तो करारा जवाब मिलेगा। ये रक्षक अमेरिका का किसी भी तरह का प्लान कामयाब नहीं होने देंगे। कतर में दुनिया के सबसे बड़े LNG प्रोसेसिंग प्लांट पर ईरानी मिसाइलों के हमले के बाद अब LPG, CNG, PNG जैसे गैस को लेकर लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। ये कौन सी गैस होती है, आप इसको सीधे तौर पर कैसे जुड़े हुए हैं, आइए आपको मैं समझाती हूँ। LPG हर घर की रसोई में मौजूद रहने वाला लाल रंग का सिलेंडर है, जबकि PNG को पाइप वाली रसोई गैस कहा जाता है। वहीं CNG का इस्तेमाल गाड़ियों में ईंधन के तौर पर होता है। ऐसे ही LNG लिक्विड नेचुरल गैस मीथेन होता है। LPG में प्रोपेन ब्यूटेन गैसों का मिश्रण होता है, जबकि PNG में ये मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है और CNG में भी मीथेन गैस का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये कंप्रेस किया हुआ होता है। वहीं LNG में इस गैस को -162 डिग्री यानी -162 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर तरल यानी लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है। LPG को लिक्विड रूप में सिलेंडर्स में भरा जाता है, जबकि PNG को और LPG के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित और सस्ता माना जाता है। CNG को पेट्रोल डीजल के मुकाबले काफी सस्ता विकल्प माना जाता है। अगर बात LNG की करें तो इसे समुद्री जहाजों में टैंकर के जरिए एक देश से दूसरे देश आसानी से भेजा जाता है। चौथा पॉइंट, LPG की सबसे बड़ी खासियत है इसे दूर दराज के इलाकों में आसानी से ऑटो या फिर ट्रकों के जरिए ले जाया जा सकता है, जबकि PNG में सिलेंडर बदलने जैसी परेशानियां आती हैं। CNG में भी अब लंबी लाइनों में लगकर गैस भरवाने का झंझट होता है। ऐसे ही LNG की खासियत यह है कि इसे बाद में दोबारा गैस में बदलकर फैक्ट्रियों या घरों तक पहुंचाया जाता है। LNG इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसे इंपोर्ट करने के बाद सरकार इसका इस्तेमाल CNG और PNG के तौर पर भी कर सकती है। गाजियाबाद जासूसी नेटवर्क मामले में पूछताछ के दौरान जो खुलासा हुआ है उसने जांच एजेंसियों को हैरान किया है। दरअसल इन गिरोह के पास से जो फोन बरामद हुए हैं उसमें खाटू श्याम जी मंदिर की तस्वीरें हैं, लोकेशन है और वीडियोज भी हैं, जिसे पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं के पास भेजा गया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर आतंकिस्तान ने अयोध्या, काशी, मथुरा को छोड़ खाटू श्याम जी के मंदिर को क्यों चुना? कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपी में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अब आतंकी राजस्थान को टारगेट कर रहे हैं? खाटू श्याम जी मंदिर की दूरी पाकिस्तान बॉर्डर से केवल 400 से 500 किलोमीटर है, जिस वजह से मुनीर की नजर अब इस मंदिर पर है। दरअसल पाकिस्तान स्लीपर सेल का एक बड़ा ग्रुप तैयार कर रहा था और धार्मिक स्थलों के साथ साथ सैन्य ठिकानों और रेलवे स्टेशन जहां से सैन्य ठिकानों का मूवमेंट होता है उसे टारगेट कर रहे हैं। इसमें से जो महिला पकड़ी गई है, जो संभल जिले की रहने वाली है, उसका काम था इन्हें पैसे देने का काम और वो इन तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रही थी। देश के 50 जगहों पर CCTV कैमरे लगाए जाने थे, जिसके जरिए इलाकों में जासूसी की प्लानिंग थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा से जुड़े अंधविश्वास पर एक कड़ा प्रहार किया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर परिसर में आयोजित भव्य समारोह में उन्होंने कहा कि कुछ लोग आस्था को पहले अंधविश्वास कहकर अपमानित करते हैं, लेकिन उन्होंने इस अपशगुन को अब उखाड़ फेंका है। और जब से सत्ता में आए हैं वो हर जगह जा रहे हैं, उन जगहों का विकास कर रहे हैं। CM ने कहा कि उनकी सोच पहले की सरकारों से अलग है। जिस आस्था को पहले अंधविश्वास कह करके अपमानित किया गया था, अपमानित करने वाले वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश या देश की सत्ता में रहते थे। अपनी सत्ता को बचाने के लिए वे नोएडा नहीं जाते थे। दरअसल नोएडा को लेकर कहा जाता था कि CM रहते यहाँ कोई आता है तो दोबारा CM नहीं बनता। इसके पीछे कुछ आंकड़े भी बताए जाते हैं। 1988 में वीर बहादुर सिंह को नोएडा दौरे के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे पूर्व मुख्यमंत्रियों ने नोएडा जाने से परहेज किया, लेकिन 2017 में CM योगी ने इस अपशगुन को चुनौती दी और कहा कि वो कुर्सी बचाने के लिए विकास को नहीं रोक सकते। दावा है कि इस धारणा के टूटने के बाद नोएडा में निवेश और विकास ने रफ्तार पकड़ी है। CM आज अयोध्या में थे, जहां राष्ट्रपति ने संतों की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्री राम जन्मभूमि मंदिर के द्वितीय तल पर श्री राम यंत्र को विधिवत स्थापित किया।
आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, ईद आने वाली है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। सीएम योगी के निर्देश के बाद उन इलाकों की चौकसी बढ़ा दी गई है जहां पहले कभी त्योहारों में माहौल बिगड़ते थे। मतलब उत्तर प्रदेश में त्योहार अब शांति से मनेंगे। कहीं कोई हलचल है क्या? कुछ भी नहीं। शालीनता के साथ सारे पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं, कहीं कोई हलचल नहीं। त्योहारों के दौरान राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, इसे लेकर सीएम सख्त हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि किसी भी तरह का उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी के इस निर्देश के बाद चौकसी बढ़ा दी गई है। चैत्र नवरात्र और ईद को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। अब देखिए, प्रयागराज में मस्जिदों के साथ साथ भीड़ भाड़ वाले इलाके में पुलिस तैनात है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है और लोगों को समझा रही है। एटा में भी सिटी एसपी ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। खास करके उन इलाकों में विशेष चौकसी बरती जा रही है जहां हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। योगी फोर्स ने सड़कों पर उतरकर संदेश दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने वालों की डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी। त्योहार शांति और उत्सव के साथ मनाएं, लेकिन अगर इसमें खलल डालने की कोशिश की तो फिर योगी फोर्स हिसाब करना जानती है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान की तरफ से इजराइल में क्लस्टर वॉरहेड मिसाइल से तबाही मचा रखी है। तेल अवीव और आसपास के इलाकों में भारी नुकसान की खबर मिल रही है, यानी ईरानी मिसाइलों से इजराइल दहल उठा है। इजराइल में आसमान से गिरती ईरानी मिसाइलों ने दहशत फैला रखी है। क्लस्टर वॉरहेड वाले 2 रॉकेट शहर के अलग अलग हिस्सों में गिरे। ईरानी मिसाइलों से कहीं कार में आग लग गई तो कहीं क्लस्टर शेल गिरने से एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जबकि आसपास के इलाकों को भी नुकसान पहुंचा। हमले के दौरान कई जगहों पर छर्रे गिरने की खबर है, जिसमें नेतन्या और नेब्लूज के पास भी ऐसा ही मंजर देखने को मिला। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे धमाकों के बाद भीषण तबाही मची हुई है। क्लस्टर वॉरहेड की वजह से छोटे छोटे टुकड़े बड़े इलाके में फैल गए, जिससे खतरा और बढ़ गया। रिहायशी इलाकों में इस तरह के हमले ने लोगों में दहशत फैला दी। इजराइल का ईरान पर यह हमला फिर दिखाता है कि मिडिल ईस्ट में जंग अब और ज्यादा खतरनाक और व्यापक होती जा रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुई जंग का दायरा अब बढ़ते बढ़ते इराक तक फैल गया है। एरबिल में अमेरिकी काउंसुलेट को निशाना बनाकर ड्रोन हमला किया गया। रात भर पूरा का पूरा इलाका धमाकों से गूंजता रहा। जहां रात के सन्नाटे को जोरदार धमाकों ने तोड़ दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ड्रोन अमेरिकी काउंसुलेट की दिशा में बढ़ता है और फिर धमाके की आवाज गूंज उठती है। जानकारी के मुताबिक ये सेरबेस्टी इलाके में यूएस काउंसुलेट जनरल के पास एक के बाद एक 4 विस्फोट हुए। हमले के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां मौके पर तैनात की गयी। हालांकि किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस हमले ने साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष अब सीमाओं से बाहर निकलकर नए इलाकों तक फैल चुका है और ईरान हर उस जगह हमला कर रहा है जहां अमेरिकी ठिकाने हों। जैसे इराक में अमेरिकी ठिकानों पर खतरा बढ़ गया है और हालात तेजी से गंभीर होते जा रहे हैं। ईरान युद्ध में उलझे डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब मैक्सिको में एक गैंगस्टर ने ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल यहाँ के सबसे बड़े ड्रग्स तस्करी गैंग की कमान एक अमेरिकी मूल के गैंगस्टर ने अब संभाल ली है, जिसका नाम जॉन कैरोलोस है। कैरोलोस को मेक्सिको और अमेरिका का खतरनाक गैंगस्टर माना जाता है। फरवरी में एक सैन्य ऑपरेशन में अल्मांचो की हत्या के बाद कैरोलोस को ड्रग्स तस्करों के सबसे बड़े समूह की कमान मिली है। डोनाल्ड ट्रंप मेक्सिको के इस गैंग को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ट्रंप इस गैंग को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से इस गैंग की कमान कैरोलोस ने संभाल ली है, उससे उनका सिर दर्द और ज्यादा बढ़ जाएगा। कैरोलोस का जन्म कैलिफोर्निया में हुआ है। कैरोलोस मांचो का सौतेला बेटा है। बचपन में ही कैरोलोस को ड्रग्स तस्करी और उसके धंधों के बारे में ट्रेन किया गया था। इस गैंग की ताकत इसी से समझी जा सकती है। जब गैंग के सरगना मेंचो की हत्या हुई तो पूरा मेक्सिको ठप हो गया। हिंसा में कम से कम 75 मैक्सिकन नागरिक मारे गए। मिडिल ईस्ट के महायुद्ध ने निवेशकों की कमर तोड़ कर रख दी है। मुनाफे की उम्मीद में पैसा लगाने वाले अपने मूलधन से भी जा रहे हैं। गोल्ड सिल्वर में पैसा लगाने वालों की चांदी होने की बजाय कंगाल अब होते नजर आ रहे हैं। शेयर मार्केट का भी बुरा हाल है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग को 20 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। जंग की शुरुआत से ही क्रूड ऑयल के दाम तेजी से बढ़े हैं, साथ ही शेयर बाजार का बुरा हाल हुआ है। सोना चांदी अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 40% नीचे गिर गए। बीते 4 दिनों में सोने के दाम 50,000 रुपए कम हो गए हैं। 24 कैरेट सोना तेजी से गिरकर 1,54,790 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया।
जिसमें 2,780 रुपए की गिरावट आई। वहीं 22 कैरेट सोना गिरकर 1,41,900 रुपए प्रति ग्राम पर आ गया, जिसमें 2,550 रुपए की कमी दर्ज की गई। चांदी के दामों में भी बड़ी गिरावट आई है। आज 1 किलो चांदी की कीमत 2,65,000 रुपए है। 18 मार्च को यह कीमत 2,75,000 रुपए थी। दामों में 10,000 रुपए कम हुए हैं। सोना चांदी निवेशकों के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ, तो वहीं शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के अरबों रुपए स्वाहा हो गए। इजरायल ने ईरान की गैस रिफाइनरी पर हमला किया तो भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स 2000 पॉइंट गिर गया। बाजार में जिस तरह की गिरावट हो रही है, उससे निवेशक बेहद डरे हुए हैं।